और अब राजस्थान के खबरों के लिए चलते हैं जयपुर स्वराज एक्सप्रेस के रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा के पास। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बताइए आज क्या है राजस्थान की खबरों में खास। नमस्कार मनु। राजस्थान में तबादलों का दौर जारी है। पहले हमने देखा कि जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस थी उसके अधिकारियों के तबादले हुए। उस वक्त हमने कहा था कि जल्दी ही आईएएस आईपीएस के ट्रांसफर्स होंगे और आप देखिए कल 103 आईएएस और आज 66 आईपीएस बदले जा चुके हैं। इसके अलावा आनंदपाल सिंह एनकाउंटर को लेकर राजनीति भी तेज हो रही है। तो ये आज सब अखबारों में मुख्य खबर सब में यही है कि ब्यूरोक्रेसी को मथने के महज 16 घंटे बाद 66 आईपीएस बदले गए हैं। 23 जिलों में नए सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस लगाए गए हैं। क्या है ये, किस किस को किस जगह भेजा गया है और इस जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं इनके क्या मायने हैं, इसको समझते हैं हमारे संवाददाता रामस्वरूप से, जो इस पर लगातार नज़र रखे हुए हैं। रामस्वरूप जी, ये बताइए कि आईएएस की एक लिस्ट आई, आपने कल कहा था कि शायद अब नई ट्रांसफर लिस्ट भी आ जाए आईएएस की, और वो ज़रूर आएगी आज या कल में ही। ये जो आईपीएस के ट्रांसफर्स हुए हैं इसमें क्या महत्वपूर्ण आप देख रहे हैं? देखिए, इसमें भी बदलाव बहुत बड़ा हुआ है, यानी कि 2 डीजी स्तर के अधिकारियों के तबादले, साथ में 8 एडीजी और 7 आईजी, यानी कि जो 7 संभाग राजस्थान में सभी संभागों में के जो है आईजी के तबादले हुए हैं। जो बीकानेर में आईजी थे जोश मोहन, उनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर कमिश्नरेट में लगाया है, जहाँ पर वो जहाँ उनका खुद का गृह जिला है, तो वहाँ पर उनको कमिश्नरेट की जिम्मेदारी दी है। पहले में वहाँ पर प्रफुल्ल कुमार जो थे उनका वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया है। एक बड़ी बात है कि जयपुर में जरूर लोगों में से कयास लगाए जा रहे थे कि जयपुर कमिश्नरेट के जो कमिश्नर हैं आनंद श्रीवास्तव, उनका भी तबादला होगा, लेकिन उनका तबादला नहीं हुआ है। उन पर विश्वास कायम रखा है, जो काम था उनका वो रखा है। तो कह सकते हैं कि महकमे में बदलाव बहुत बड़ा हुआ है। जिस तरह से कल हमने देखा कि 17 जिलों के जिला कलेक्टर बदले थे और 5-6 जगह से संभागीय आयुक्त बदले थे, तो उसके बाद में कल देर रात को जो लिस्ट आई है उसमें उस आईपीएस लिस्ट में सभी 7 जो संभाग हैं वहाँ पर सभी जगह से। रामस्वरूप जी, हमको ये बताइए कि जो पुलिस के जो तबादले हुए हैं उसमें 2 नाम बड़े हमको समझ में आते हैं। एक तो डीजी बीएल सोनी मुख्यमंत्री के काफ़ी खास होते थे, लेकिन उनको डीजी जेल बना दिया गया है, जबकि जो पहली बार डीजी बने हैं क्राइम पर लाठर साहब, तो क्या वजह है कि सोनी जो कि इतना करीब है उनको तो जेल भेज दिया गया है, जेल महकमे में, और इस इधर जो मेन पुलिस ब्रांच है वहां पर लाठर ठंडी दिया गया। बीके सिंह और बीएल सोनी के को जो नई पोस्टिंग मिली है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये थोड़ा सा चौंकाने वाला जरूर है, क्योंकि बीएल सोनी का काम जो है न केवल अभी इस कार्यकाल में, बल्कि मुख्यमंत्री के पूर्व कार्यकाल में भी जब वो यहाँ पर विभिन्न पोस्टों पे जो थे, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। सभी जगह उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रही है हमेशा से ही। अभी एक अच्छी जिम्मेदारी और मिलना उनको ऐसा लगता था कि लगभग तय सी है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ बीच में कि उनको, हालांकि उनका प्रमोशन अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है, तो उनको वहाँ पर जो है क्राइम की एक बहुत बड़ी पूरे प्रदेश की पोस्ट उनके हाथ में थी, बड़ी कमान उनके हाथ में थी, तो उनको अब जेल, जिसको कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट छोटा माना जाता है, वहाँ के डीजी की जिम्मेदारी दी। और एमएल लेटर जिनको जो लॉ एंड ऑर्डर में जो पूर्व में रहे हैं एडीजी, उनको जो है पूरे अपराध की जिम्मेदारी दी है। ये थोड़ा चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि सीएम साहब के या सरकार के किसी काम पे या किसी कार्य प्रणाली से खुश नहीं है, ऐसा लगता नहीं है। लेकिन चौंकाने वाला जरूर है कि ऐसा हुआ क्यों, आखिर क्या वजह रही, क्या जेल महकमे भी ऐसा कुछ नया करने का उनका इरादा है, क्योंकि वो इतना बड़ा, उतना महत्वपूर्ण महकमा नहीं है जितना पूरा प्रदेश का जो क्राइम संभालने का है। रामस्वरूप, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और चीफ सेक्रेटरी डीबी गुप्ता, जिनके बारे में हमने कल भी कहा था कि उनको हालांकि अनसेरेमोनियसली हटा दिया गया है, लेकिन शायद उनको किसी आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाए, और अब ये खबरें आ रही हैं कि उनको नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया जा सकता है। ये पोस्ट काफ़ी समय से खाली है, और यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर निश्चित रूप से डीबी गुप्ता वीआरएस लेंगे या लंबी छुट्टी पर जाएंगे, क्योंकि मुख्य सचिव रहने के बाद उनके लिए
और कोई ऐसी पोस्ट बाकी नहीं है। और अब बढ़ते हैं हम अगली खबर की तरफ। राजस्थान में 3 साल पहले आनंद पाल सिंह का एनकाउंटर हुआ था। बहुत ही ड्रेडेड माफिया डॉन थे, लेकिन राजपूत समाज में उनकी छवि एक रॉबिन हुड की थी। उनके एनकाउंटर पर बहुत विरोध हुआ था और बहुत बड़ी बड़ी सभाएं हुई थी, आंदोलन हुए थे। उस आंदोलन को लेकर के और सीबीआई जांच की गई और उनमें जो लोग आंदोलन में शामिल थे उन पर एफआईआर की गई और अब सीबीआई ने चार्जशीट भी फाइल कर दी है। इसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे कांग्रेस के, वो राजपूत नेता मुखर रूप से सामने आए हैं और उन्होंने ये जो चार्जशीट है इसका विरोध किया है। प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग मौजूद नहीं थे आंदोलन के समय घटना स्थल पर, उनका भी इसमें नाम लिया गया है, क्योंकि ये सीबीआई बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है और वो किसी भी तरीके से इस एनकाउंटर को जस्टिफाई करना चाहती है। जब ये एनकाउंटर हुआ था, इसका राजनीतिक महत्व मैं बता देता हूँ। जब ये एनकाउंटर हुआ और ये आंदोलन चला, उसके बाद पहली बार राजपूत समाज जो कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक हुआ करता था, उसने औपचारिक रूप से अपील जारी की कि बीजेपी को वोट ना दिया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन में आर्थिक संकट बढ़ रहा है। हालांकि कल कुछ अखबारों में ऐसी खबरें दी गई कि अब बेरोजगारी घट रही है, बिजनेस बढ़ रहा है। आज भी एक बड़ा सा ग्राफ आया कि किस तरीके से बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, लेकिन ज़मीनी तौर पर हालात इतने अच्छे नहीं हैं। और इसकी एक बानगी है जोधपुर की, जहां पर लॉकडाउन में कर्ज बढ़ गया तो पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली। जो परिवार के मुखिया थे और उनका जो पुत्र था, वो फर्नीचर की फैक्ट्री चलाते थे और फर्नीचर की फैक्ट्री आप जानते हैं इस वक्त कोई भी बिजनेस नहीं चल रहा है, तो फर्नीचर का बिकना तो बहुत ही मुश्किल है। और ऐसे में उन पर जब कर्ज बढ़ रहा था तो पहले बेटे ने आत्महत्या की, फिर पति ने अपनी पत्नी का गला घोंटा और उसके बाद खुद फांसी लगा ली। बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन ये बताती है कि जो लॉकडाउन और कोरोना के प्रभावों को लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं और बार बार इस तरह की बातें बताई जाती है कि एक सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी अगर धीमा पड़ रहा है तो दूसरा आगे बढ़ रहा है, वो कितना गलत है। और अब लेते हैं अगली खबर। वैभव गहलोत मुख्यमंत्री के पुत्र हैं और जोधपुर से चुनाव लड़ा था और वो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। अब वो एक महत्वाकांक्षी योजना लेकर आए हैं। वो योजना ये है कि जयपुर में लिखा है, लेकिन जयपुर के पास अचरौल एक जगह है दिल्ली रोड पर, वहाँ पे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनेगा। इसका निर्माण 2 चरणों में होगा। इसकी कुल क्षमता 75,000 दर्शकों की होगी, लेकिन पहले चरण में 40,000 दर्शकों के लिए बनेगा और उसके बाद 35,000 दर्शकों के लिए। और इसमें 30 प्रैक्टिस नोट होंगे। इसके अलावा कॉर्पोरेट बॉक्स, क्लब हाउस, एंटरटेनमेंट जोन और अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। सरकार इसके लिए ज़मीन पहले ही दे चुकी है, लेकिन पैसों की कमी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाया था, क्योंकि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का बीसीसीआई से विवाद चल रहा था। अब चूंकि वो विवाद दूर हो गया है, तो उम्मीद है कि बीसीसीआई से पैसे मिल जाएंगे और ये स्टेडियम का निर्माण होगा। तो ये थी आज की खबरें। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ आगे की खबरों के लिए।